हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट है जो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नाम से चलता है। पर अगर बात करें इसके सिलेबस की तो सेम सिलेबस है फ्रेंड्स, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल तो उसमें ये जनरल इंजीनियरिंग के नाम से चलता है। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग तो वहाँ पर ये BMW के नाम से चलता है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो वहाँ पर ये BEE के नाम से चलता है। अगर हम बात करें CSIT की तो वहाँ पर ये BEEE के नाम से या EE के नाम से चलता है। तो फ्रेंड्स ये कॉमन सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है फ्रेंड्स। आपको पता है हमारी ये जो सेशन है वो MCQs की सीरीज चल रही है। आज हमारा जो सीरीज है वो आज हमारी 7 क्लास है, सीरीज की 7 क्लास है। तो इससे पहले हम 6 क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो हमारी उन प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लास को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, मार्केट में जो MCQs है उसका हाल बहुत बुरा है। आपको आसानी से MCQs नहीं मार्केट में मिल पा रहे हैं। तो हमने आपसे वादा किया, पॉलिटेक्निक क्लासेस ने आपसे वादा किया कि आपके एग्ज़ाम से लेकर सारी प्रिपरेशन हम यहीं से कराएंगे। तो आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। हमसे बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आए हैं। और हम बात करें तो आज हम कवर करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है और 7 है, मींस बैटरी वाले चैप्टर को और हमारा जो AC फंडामेंटल्स है उसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद दो चैप्टर बचे हैं आपके AC सर्किट और आपका वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट बचे हैं। तो वो मैं इसके बाद एक या दो वीडियो और बनाऊंगा, फिर उसको मैं कवर करूंगा। फिर उसके बाद मैं आपकी थ्योरी स्टार्ट कराऊंगा जो मैंने अभी स्टॉप कर दी है। आपको पता है 14 जो हमारी थ्योरी चल रही थी उसमें हम 14 क्लास को कवर कर चुके हैं। तो उसको वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हमारी प्रायोरिटी ये थी कि आपका जो MCQs बेस्ड सेशन है, सीरीज है, उसको कंप्लीट करा दे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो MCQs ही होने वाला है। तो इसके बाद हम आपकी रिवीजन कराएंगे। तो हमसे बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बैटरी की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखने वाला हूं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में हैं तो मैं उनको इंग्लिश में भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आप इंग्लिश का या हिंदी का कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन मत लगाइएगा कि सर हमको इंग्लिश या हिंदी से दिक्कत है। बेटा, इससे दिक्कत नहीं करना है, आपको दोनों ही भाषाएं सीखना है। तो हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। कहने का तात्पर्य ये कि जो बैटरी की क्षमता होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका वर्तन्स रेटिंग, मींस एम्पियर रेटिंग, एम्पियर टर्न रेटिंग हो गई। फर्स्ट वाला है फ्रेंड्स एम्पियर टर्न रेटिंग। ऑप्शन सेकंड वाला आपका है वोल्टेज रेटिंग। ऑप्शन सी है आपका एम्पियर घंटा रेटिंग। सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो बैटरी होती है उसकी जो क्षमता होती है उसको हम मापते हैं एम्पियर इनटू आवर में। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर ऑफ टर्न्स में भी उसको नहीं जानेंगे, वोल्टेज रेटिंग में भी उसको नहीं जाना जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर गलत है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आपका सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लीजिएगा। आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इंग्लिश में बता दूं। आप अगर इंग्लिश के बच्चे हैं तो इंग्लिश में भी इसको मैं बताता हुआ चल रहा हूं। द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। तो कहने का तात्पर्य यह कि इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में कौन सी बैटरी यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश में भी आप अगर लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप पढ़ते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड्स निकल कैडमियम बैटरी। ऑप्शन ए है आपका निकल कैडमियम बैटरी। ऑप्शन बी है आपका जिंक कार्बन बैटरी। ऑप्शन सी है आपका फ्रेंड्स लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें हम जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो अधिक होती है और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी
अच्छी होती है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारी जो पावर स्टेशन हैं उसमें हम जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार फ्रेंड्स, स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्ज मदद करता है। मीन्स हिंदी में अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो फ्रेंड्स कैसे कहेंगे, ट्रिकल चार्ज ऑफ ए स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू, मीन्स किस में मदद करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपका स्टोरेज बैटरी का, एक सेकेंड, ऑप्शन ए है आपका फ्रेंड्स उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखना, मीन्स मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो हिंदी इंग्लिश का मतलब ये हुआ। अगर हिंदी सेकंड की बात करें तो सेकंड है आपका इसकी रिवर्स क्षमता बढ़ाने, मतलब बढ़ाने के लिए। तो इंग्लिश में आप बोलोगे इंक्रीज इट्स रिवर्स कैपेसिटी। सी है आपका सल्फेशन को रोकना। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रिवेंट सल्फेशंस फ्रेंड्स। डी है आपका इसे ताज़ा और पूरी तरह चार्ज रखना, मीन्स कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा जो स्टोरेज बैटरी में हेल्प करता है, जो ट्रिकल चार्ज होता है, वो इसको ताज़ा बनाए रखने में और इसको मीन्स फ्रेश बनाए रखने में और फुल्ली चार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे ताज़ा मीन्स फ्रेश एवं फुल्ली चार्ज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बैटरी को अधिक चार्ज करने पर, यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, बैटरी को अधिक चार्ज करने पर ऑप्शन ए यह सक्रिय पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन लाएगा। ऑप्शन बी यह बैटरी की क्षमता में वृद्धि करेगा। ऑप्शन सी यह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में इसको बता दूं, 4th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी, मतलब अधिक बैटरी को चार्ज कर दिया जाए तब क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला गया इट विल वर्निंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल्स। ऑप्शन बी है इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। सी है आपका इट विल राइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ना ही आपकी जो अगर आप अधिक बैटरी को चार्ज कर लोगे तो उसमें जो सक्रिय पदार्थ है उसके केमिकल परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आने वाला। बी है आपका ये बैटरी की क्षमता में वृद्धि करेगा, तो कैपेसिटी में भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। यह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाएगा, तो गुरुत्व को भी नहीं बढ़ाने वाला। ये तीनों गलत आंसर हो गए। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बैटरी चार्जिंग उपकरण आमतौर पर स्थापित होते हैं। मीन्स जो आपके बैटरी चार्जिंग है इक्विपमेंट्स बोला जा रहा है, वो जनरली इंस्टॉल कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं। बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट्स इज जनरली इंस्टॉल्ड, मतलब कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन ए है अच्छी तरह हवादार स्थान में, मीन्स जो वेंटिलेशन एरिया है, मतलब खुले हुए स्थान पर। ए का मतलब खुले हुए स्थान पर। बी है साफ और सूखी जगह पर, मतलब नीट एंड क्लीन, मतलब ड्राई और क्लीन एरिया पर। ऑप्शन सी है आपका बैटरी के चार्ज होने के जितना व्यवहारिक हो, मीन्स एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द बैटरी बीइंग चार्ज, मतलब जहां उसको व्यवस्था की जा सके, मतलब चार्ज जहां पर किया जा सके वहां पर उसको इंस्टॉल करना। डी है आपका उपरोक्त सभी सुविधाओं वाले स्थान पर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी बैटरी चार्ज है तो आप अच्छी हवादार स्थान में, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, ऐसी जगह पर हो जहां जिसका वेंटिलेशन ठीक ठाक हो, और सूखी जगह होना चाहिए, क्लीन जगह होना चाहिए फ्रेंड्स। और सी वाला आपका बोल रहा है, सी वाले में कहा गया फ्रेंड्स जो आपकी बैटरी चार्ज है उस मतलब जैसी व्यवस्था हो, तो ये भी ठीक ठाक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सुविधाओं वाले स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है फ्रेंड्स बैटरियों के द्वारा चार्ज किया जाता है, मीन्स बैटरियों को, सॉरी फ्रेंड्स बोल रहा है बैटरियों को किसके द्वारा चार्ज किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसके द्वारा चार्ज किया जाता है। बैटरीज आर चार्ज बाय, मतलब किसके द्वारा इसको चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन सी डीसी जनरेटर सेट,
डी है उपरोक्त में से सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी बैटरी चार्ज है तो रेक्टिफायर से भी करते हैं फ्रेंड्स बैटरी चार्ज। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है फ्रेंड्स। क्या करता है रेक्टिफायर, एक बार वन सेकंड एक बार फिर सुन लीजिएगा, रेक्टिफायर करता है एसी टू डीसी कन्वर्जन। अगर हम इन्वर्टर की बात करें फ्रेंड्स, ये सब लिखते हुए चलेगा, अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी टू एसी कन्वर्जन कर देगा फ्रेंड्स। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर बोलेगा एसी टू डीसी कौन कन्वर्जन करेगा या परिवर्तन कौन करेगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका रेक्टिफायर। अगर बोल दे डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करने वाला, तो आप बता दोगे इन्वर्टर। तो इन दोनों को लिखते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सॉरी कर सकते हैं रेक्टिफायर से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम करता है रेक्टिफायर। तो ए वाला ऑप्शन ठीक है। सेकेंड है आपका इंजन जनरेटर। तो इंजन का जो जनरेटर होता है फ्रेंड्स, वो भी आपको डीसी प्रोवाइड कराता है, डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट देता है। डीसी करंट जनरेटर तो है ही, डीसी जनरेटर नाम से ही पता लग रहा है। तो उपरोक्त में से सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू, किसी भी माध्यम के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू आप अपनी बैटरी को फुली चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रेंड्स, बैटरी कंटेनर एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जो बैटरी का कंटेनर है उसके एसिड का रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए यह बनाया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी बैटरी का कंटेनर है फ्रेंड्स, उसको बनाना चाहिए। मैं इंग्लिश में इसको बता दूं फ्रेंड्स, बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बैटरी के कंटेनर जो है वो एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए इसको बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, आपने जो डोमेस्टिक बैटरीज देखी होंगी, घरों पर बैटरीज देखी या कॉमर्शियली बैटरीज जो देखी होंगी, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो उसका आउटर बॉडी होती है, जो कवर होता है, कंटेनर होता है उसका, तो वो हमारा प्लास्टिक का भी बना होता है, ग्लास का भी बना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए भी ठीक हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, और वुड कभी कभार लकड़ी का भी उसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस अकर्स करने के लिए या फिर हाई रेजिस्टेंस उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को करते हैं जिससे क्या हो, कम इफेक्ट हो। तो उपरोक्त सभी ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों आपके ऑप्शन करेक्ट हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी तरह से अपनी जो बैटरी है उसका जो कंटेनर है उसको बना सकते हैं, चाहे ग्लास हो, प्लास्टिक हो, वुड, तीनों को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, बैटरी चार्ज करने की दर बहुत अधिक होने पर निम्नलिखित होगा। तो मैं एक बार बता दूं फ्रेंड्स, ये बोलना चाह रहा है कि जो आपकी बैटरी चार्ज होने की दर है उसे बहुत अधिक होने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में जाने, फॉलोइंग विल हैपन इट बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई, मीन्स उसकी रेट अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे बैटरी चार्ज करने की दर को, तो क्या होगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या होने वाला है ये बताना है फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। हम आपका कोर्स कवर कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में कहा गया अत्यधिक गैसिंग होगी। ऑप्शन बी बोल रहा है फ्रेंड्स तापमान में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी बोल रहा है प्लेटों का उभार और वकलिंग होगा। तो अगर ए इंग्लिश में जानो तो बोलेंगे, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या बोलोगे फ्रेंड्स, एक्सेसिव गैसिंग विल अकर। सेकेंड बोलेंगे टेम्परेचर राइज विल अकर। सी है आपका वल्गिंग एंड वकलिंग ऑफ प्लेट्स वी अकर, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स उस उपरोक्त में से सभी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब आप अत्यधिक बैटरी को चार्ज कर लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने बैटरी देखी होगी घर पर, आई थिंक सभी के घर पर बैटरीज लगी हुई होंगी, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जब अत्यधिक आप उसको चार्ज कर देते हैं उसकी अमाउंट से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ये भी ठीक है, और प्लेटों का उभार और वकलिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो उपरोक्त में से सभी आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, बैटरी में स्थानीय क्रिया किसके द्वारा इंगित की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकल एक्शन इन ए बैटरी इज इंडिकेटेड बाय। तो अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो स्थानीय क्रिया, मतलब जो उसको इंगित कर रही है, मीन्स बैटरी में स्थानीय क्रिया किसके द्वारा इंगित की जाती है, ये कहने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में कहा गया है लोड की स्थिति के तहत अत्यधिक गैसिंग। ऑप्शन बी में कहा गया है फ्रेंड्स खुले सर्किट पर विक्री होने पर भी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व में अत्यधिक गिरावट। ऑप्शन सी बोल रहा है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप क्या बताओगे, इंग्लिश में होगा फ्रेंड्स आपका एक्सेसिव गैसिंग अंडर लोड कंडीशंस। ऑप्शन बी होगा आपका एक्सेसिव ड्रॉप इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इवन व्हेन
द सेल इज एन ओपन सर्किट। सी होगा बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स डी होगा आपका नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ना ही ए होगा, ना तो बी होगा, ना ही सी होगा, ऑप्शन आपका डी होने वाला है। क्यों डी होने वाला है? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जो आपके बैटरी का स्थानीय क्रिया है तो उसको ना तो इंगित हमारा करने वाला है लोड की कंडीशन, या फिर जो हमारा लोड की स्थिति के तहत जो गैसिंग उत्पन्न हो रही है वो। बी वाला ऑप्शन खुले सर्किट पर, मतलब जो किसी भी प्रकार का खुला परिपथ फॉल्ट आ गया है, उसके कारण जो आपके गुरुत्वीय में गिरावट आ रही है, वो भी इस इलेक्ट्रोलाइट के गुरुत्वीय में जो गिरावट आ रही है वो भी इसको इंगित नहीं करने वाला। ए एंड बी दोनों ठीक नहीं होने वाले। सी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित इंगित करते हैं कि चार्ज की गई बैटरी ने पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप कैसे बताओगे? द फॉलोइंग इंडिकेट दैट बैटरी ऑन चार्ज हैज़ अटेंड फुल चार्ज। मतलब कौन ऐसी चीज़ है जो ये इंडिकेट करेगी कि हमारी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो गई। मेन जो हमारे पैरामीटर्स दे रखे हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो बताएंगे कि हमारी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में कहा गया है आपका, ऑप्शन ए में कहा गया है आपका इलेक्ट्रोड का रंग। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका गैसिंग। ऑप्शन सी बोल रहा है विशिष्ट गुरुत्व। ऑप्शन डी बोल रहा है आपका उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? अगर मैं उसके कलर की बात करूं, कलर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये भी आपका प्रदर्शित करता है कि आपकी बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है। ये भी इंडिकेटर है एक प्रकार का। गैसिंग की बात करें तो आपको पता है जब फुली चार्ज हो जाती है तो बहुत सारी गैस वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें सी वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताता है कि हाँ हमारी बैटरी फुली चार्ज हो गई है। ऑप्शन डी भी बताता है हमारा, ऑप्शन डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि सभी हमारे आंसर ठीक है। तो ऑल ऑफ द या उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं एसी फंडामेंटल से फ्रेंड्स। एसी फंडामेंटल और एसी सर्किट दोनों को मैं कंबाइन करके जो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो लेकर आया हूँ। इसके बाद एक क्लास और मैं लूँगा, उसमें आपके जो बचेंगे एसी फंडामेंटल एंड एसी सर्किट के, तो उसको हम एक बार कंबाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद एक आपका चैप्टर बचेगा जो है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, तो उसको भी हम कवर करके फिर आपका क्रैश जो कोर्स शुरू होने वाला है उसको शुरू कराएंगे। अब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक एसी सर्किट का पावर फैक्टर बराबर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पावर फैक्टर होता क्या है। पहले तो मैं आपको पावर फैक्टर बता दूं। तो पावर फैक्टर जानने के लिए आपको ये जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, तो अगर हम पावर फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो पावर फैक्टर होता है आपका cos फाई। और cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? R/Z ये होता है। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है फ्रेंड्स, पावर फैक्टर बराबर होता है रियल पावर अपॉन कर दें फ्रेंड्स पहले। तो जो आपका पावर फैक्टर होता है दूसरा फॉर्मूला उसका होता है आपका रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, मीन्स रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो फ्रेंड दोनों को लिख लीजिएगा। कभी कभार आपका ये भी दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, रिलेशन एमसीक्यूज हैं तो हो सकता है दोनों में से कोई एक आ जाए, तो इसको भी लिखते हुए चलेगा। जो पावर फैक्टर होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी से उसको पी से नहीं, पी एफ उसका शॉर्ट फॉर्म होती है और हम उसको cos फाई से डिनोट करते हैं। और उसका जो रेशियो होता है या उसका जो फॉर्मूला होता है वो पहला फॉर्मूला होता है R/Z। दूसरा फॉर्मूला इसका एक और होता है फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो इसको आप लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर जानेंगे क्या बोल रहा है, एक एसी सर्किट का पावर फैक्टर बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? cos फाई के बराबर होता है। तो देख लीजिएगा ए में ही दिख रहा है आपका कोसाइन या कोण की ज्या, मतलब कोसाइन कोण की ज्या, इसमें बोलेंगे कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो कोण की ज्या के बराबर ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एसी सर्किट का पावर फैक्टर के बीच होता है। तो मैं आपको बता दूं पावर फैक्टर, अगर हम बात करें गुड पावर फैक्टर, तो गुड पावर फैक्टर होता है लगभग यूनिटी, मतलब 0.99 हमारा जो पावर फैक्टर है वो गुड पावर फैक्टर बोला जाता है। तो मीन्स 1। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से होना स्टार्ट करेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? 0 to 1। आपका जो पावर फैक्टर है वो 0 to 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहीं पर एक क्वेश्चन और नोट करिएगा। अगर हम बात करें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, तो हमारा जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है
तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग आपका 90% होता है। बहुत अच्छा पावर फैक्टर होता है। सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारे ट्रांसफार्मर का ही होता है, ठीक है, 90% लगभग होता है। इससे भी ज़्यादा भी कभी कभार हो जाता है, जो हमारे रेटिंग पर डिपेंड करेगा हमारे ट्रांसफार्मर की कि कितना है। तो मैक्सिमम आपका जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका जो पावर फैक्टर होता है या फिर उसका जो क्षमता बोल सकते हो, तो क्षमता उसकी 90% होती है और पावर फैक्टर उसका होता है 0.9। अगर 100 से इसको डिवाइड कर दोगे फ्रेंड्स तो आपके पास आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 12 का आपको समझ आ गया होगा। एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बीच होता है, तो 0 to 1 के बीच में वो लाई करता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया, सर्किट वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करने वाला एक सर्किट घटक है। मतलब सर्किट एलिमेंट की बात कही गई है यहाँ पर, सर्किट के एलिमेंट की बात करी गई है। और सर्किट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, 3 होते हैं सर्किट के एलिमेंट। इन्हीं को कहा गया है कि जो हमारी वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजिंग आ रहा है, वो कौन सा ऐसा घटक है जो उसका विरोध करने वाला। तो मैं आपको बता दूं, अगर वोल्टेज में परिवर्तन आएगा फ्रेंड्स, चेंजिंग वोल्टेज होगा और चेंज करंट होगी। दोनों को लिखिएगा फ्रेंड्स, करंट। तो अगर चेंज ऑफ वोल्टेज होगा या चेंजिंग ऑफ वोल्टेज होगा तो आपका जो कैपेसिटर है वो उसका क्या करेगा, अपोज करने वाला है। और अगर करंट की बात करें तो करंट का अपोज कौन करता है, करंट के फ्लो होने का जो बाधा क्रिएट करता है वो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और अगर इसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं या इसमें चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो चेंजिंग आपके कौन इसका विरोध करेगा, एल करेगा, एल इंडक्टर। तो इसमें लिखते हुए चलिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है तो आपका कैपेसिटर एक्टिव हो जाएगा, वो उसका विरोध करेगा। और करंट में अगर वेरिएशन आ रहा है मतलब चेंज हो रहा है तो इंडक्टर उसके लिए जिम्मेदार होगा, मतलब कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम बात करें करंट का विरोध कौन करता है, तो करंट का विरोध करता है प्रतिरोध। तीनों लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में करा रहा हूँ आपको। तो अब ऑप्शन पर देखिए फ्रेंड्स कि जो सर्किट में वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कौन करेगा, तो यहाँ पर हो गया आपका प्रतिरोध, आर है ये क्षमता है, क्षमता कैपेसिटेंस है फ्रेंड्स, कैपेसिटर लिखिएगा, कैपेसिटर आप लिखिएगा। और ये है इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर। तो प्रतिरोध हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो कौन सा आपका है ऑप्शन सही, ऑप्शन सही होगा आपका कैपेसिटर, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी देख लीजिएगा, मैंने आपको तीनों के बारे में ही बता दिया है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया RLC वाले परिपथ में बिजली की हानि हो सकती है। तो कैसे बिजली की हानि हो सकती है, अगर RLC परिपथ है तो ये बोलने का तात्पर्य है कि हानि बिजली की कैसे होगी। तो अगर मैं बात करूं कि जो RLC परिपथ होता है वो प्योरली रजिस्टिव की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, प्योरली रजिस्टिव की तरह, मतलब रजिस्टेंस की तरह वो बिहेव करता है। अब इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य ये है फ्रेंड्स, मैं फेजर डायग्राम बना दूं पहले, फिर आपको बताऊंगा। आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी आप पढ़ोगे। तो ये हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन लेकर चलते हैं वोल्टेज को। अब अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की जो करंट है वो वोल्टेज को क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। और अगर इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर की जो करंट होती है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री लैग करती है। किसको लैग करेगी वो फ्रेंड्स, वो लैग करेगी हमारी जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको। तो यहाँ पर है आपकी इंडक्टर की करंट, तो ये क्या करेगी, 90 डिग्री का लैग करेगी। अब मेरी बात सुनिए फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों का फेजर सम निकालें तो क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। अगर हम इनका अलजेब्रिक सम की बात करें तो क्या करेगा, इधर वाले जो हमारे जो भी एलिमेंट बनने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को या इधर वाले पैरामीटर को कैंसिल आउट कर देगा। बचेगा क्या, आपका केवल ये रेफरेंस लाइन। और आपको पता है कि रेफरेंस लाइन में जो करंट है, मतलब जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो करंट होता है वो ना ही लीड करता है ना ही लैग करता है, वो इन फेज होता है। इन फेज किसके, वोल्टेज के इन फेज होता है रेजिस्टेंस का करंट। एक बार मैं तीनों को बता दूं, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, तो अच्छे से बनाइएगा फ्रेंड्स। मैं इसलिए इसको बार बार बना रहा हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे कि आपकी समझ ना आए। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगी फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है साफ साफ, अगर मैं बहुत सिंपल बात कहूं तो सिंपल, वोल्टेज आपकी करंट सेम फेज में होगी दोनों, अगर आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट है। अब बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो आपकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज को जो करंट है वो लैग करेगी 90 डिग्री एट एन
एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल से वो क्या करेगी, लैग करेगी, मतलब पीछे होगी, पश्चगामी होगी उसके, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में जो आपकी करंट है वो क्या करेगी, लीड करेगी एट एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो वोल्टेज से ये लीड करने वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपने क्या बोल दिया, तीनों बोल दिया, तो अब आपका क्या होना चाहिए, पहले तो मैं आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपने रेफरेंस ले लिया, आर के लिए आपका जो करंट है वो क्या होगा, फेज में होगा, इन फेज। अब एल की बात करें तो एल का जो करंट होगा फ्रेंड्स वो कहाँ होगा, नीचे 90 डिग्री लैग करेगा इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का लीड करेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस वाले को और इसका फेज़र अगर निकालेंगे सम, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको ठीक से आप लिखते हुए चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत कम समय में बता रहा हूँ, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, तो इस कारण मैं इसको बहुत डिटेल में यहीं पर बता दे रहा हूँ कि ये क्या करेगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका देखिए, आपका जो इंडक्टिव ब्रांच थी और जो कैपेसिटिव ब्रांच थी, उसने क्या किया, उसके जो मैग्नीट्यूड था या फिर उसकी जो पैरामीटर्स है उसने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या यहाँ पर, आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचा। तो अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, साफ अब आप बता सकते हैं कि RLC परिपथ में अगर आपकी बिजली की हानि होगी तो वो कौन सा परिपथ होगा, या फिर वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये कहने का तात्पर्य है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, या जो बिजली की हानि हो रही है, जो कंजम्पशन हो रहा है, वो किसके द्वारा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके रेजिस्टेंस के, क्योंकि ये दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा आपका रेजिस्टेंस सिर्फ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी AC सर्किट में हमेशा क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। ए क्या है, स्पष्ट शक्ति मीन्स एपरेंट पावर, रियल पावर मतलब वास्तविक पावर से अधिक। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। जबकि मैं पहले ही आपको बता दूं, जो AC सर्किट होता है उसमें हमेशा जो आपकी रियल पावर से अधिक होती है। मींस अगर हम बात करें, अगर AC सर्किट की बात करें, इसको कहीं लिखिएगा, AC सर्किट की बात करें तो AC सर्किट में हमेशा आपकी जो रिएक्टिव वैल्यू होती है पावर की, वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, आपकी रियल पावर से, ठीक है। तो अब इसके आधार पर आप ऑप्शन को छांटिएगा। ऑप्शन ए तो गलत हो गया, इसमें बोल रहा है एपरेंट पावर आपकी किसके बराबर हो रही है, रियल पावर के, तो ये तो गलत हो गया, से अधिक हो रही है, हाँ, तो ये गलत हो गया एपरेंट वाली। जबकि होना क्या चाहिए था, रिएक्टिव पावर हमारी रियल पावर से अधिक होना चाहिए थी। तो बी वाला देखिएगा एक बार, प्रतिष्ठित का मतलब है आपकी प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठित नहीं है फ्रेंड्स, प्रतिक्रियाशील है। तो प्रतिक्रियाशील की बात करूँ तो प्रतिक्रियाशील आपकी है रिएक्टिव पावर आपकी एपरेंट पावर से अधिक। तो ये भी गलत है, एपरेंट पावर से अधिक नहीं होती, किससे अधिक होती है फ्रेंड्स, रियल पावर से अधिक होती है। तो सी की अगर बात करें तो सी में है आपका वास्तविक शक्ति मीन्स जो रियल वैल्यू है वो प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव वैल्यू से अधिक। तो सी क्या है, सी है आपका रियल पावर रिएक्टिव पावर से अधिक। तो ये वाला गलत हो गया फ्रेंड्स। जबकि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए रियल पावर आपकी रिएक्टिव पावर रियल पावर से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी वाले में देखिए कुछ इसी तरह से बोला गया है, रिएक्टिव पावर आपकी रियल पावर से अधिक होती है। तो जो रिएक्टिव पावर है फ्रेंड्स वो आपकी रियल पावर से अधिक हो गई। इस बिहाफ पर आप बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन डी है वो इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोल रहे हैं, एक AC सर्किट में किलोवाट की तुलना में किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव का निम्न मान इंगित करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि किलोवाट आवर या किलोवाट या जो आपका किलोवोल्ट एम्पियर जो है रिएक्टिव मान वो किसको इंगित कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि किसकी क्षमता या किसकी दक्षता ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, गुड एफिशिएंसी होती है, लगभग 90% होती है, 90 से ज़्यादा भी निकल जाती है फ्रेंड्स। ये तो मैंने सिंगल फेज़ की बता रहा हूँ, जो 3 फेज़ होते हैं उनकी और ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। जितनी अच्छी कैपेसिटी का होगा उतना ज़्यादा उसकी क्षमता होगी ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की जब एफिशिएंसी गुड होती है फ्रेंड्स तो होगा क्या कि अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की रेटिंग की, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी किलोवोल्ट एम्पियर में ही डिनोट की जाती है, रिप्रेजेंट करते हैं। हम किस में रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवोल्ट एम्पियर में फ्रेंड्स। अब किलोवोल्ट एम्पियर में जब हम कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर किलोवोल्ट एम्पियर
रिएक्टेंस की बात करेंगे, मतलब रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर लोड है वो कनेक्टेड है, या फिर ट्रांसफार्मर को लोड नहीं कहते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर है वो कनेक्टेड है। तो ट्रांसफार्मर जब कनेक्टेड है तो यहाँ देख लीजिएगा, तो उच्च शक्ति कारक होना चाहिए, मतलब पावर फैक्टर हाई होना चाहिए उसका। तो पावर फैक्टर हाई कौन से में है देख लीजिएगा, ऑप्शन बी में ही है, जबकि कम दक्षता नहीं होगी, एक शक्ति पावर प्लांट पावर कारक नहीं होगा, शक्ति कारक नहीं होना है, और डी वाला भी ऑप्शन नहीं होना है, ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उच्च शक्ति कारक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है अनुनाद में एक समांतर एसी सर्किट होगा, में जो आपका रेजोनेंस है उसमें बोल रहा है समांतर सर्किट होगा, मतलब पैरेलल नेटवर्क बनता है या सर्किट बनता है एसी में। तो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ए वाला आपका ऑप्शन ए बोल रहा है प्रत्येक आगमनात्मक और कैपेसिटिव सेक्शन में एक उच्च वोल्टेज विकसित करें। इसका इंग्लिश में मैं बता दूं, इंग्लिश क्या होगी फ्रेंड्स, इंग्लिश होगी आपकी ए वाले ऑप्शन की अक्रॉस ईच इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सेक्शन, जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके उसके बराबर, मतलब उसमें इक्वल आपकी करंट होगी। सेकंड की बात करें मीन्स वोल्टेज होगी, करंट नहीं वोल्टेज। नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला है आपका उच्च प्रतिबाधा, मीन्स प्रतिबाधा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं प्रतिबाधा की बात करूं तो प्रतिबाधा को बोलते हैं हम इम्पीडेंस। तो क्या होगा, हैव हाई इम्पीडेंस, मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस, तो हाई इम्पीडेंस हो गया बी वाला। सी वाला क्या है, कम मूल्य के प्रतिरोधी की तरह कार्य करें। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस या रजिस्टर ऑफ लो वैल्यू, मतलब कम वैल्यू के रेजिस्टेंस के या कम मूल्य के वैल्यू के रेजिस्टेंस के बराबर काम करे। वो कम मूल्य नहीं होगा, कम वैल्यू होगी उसकी, मतलब उसका जो मान होगा, कम मान लिखिएगा इसको, मूल्य नहीं होगा फ्रेंड्स, मान। डी है आपका प्रत्येक सेक्शन में करंट लाइन करंट के बराबर। तो मैं आपको बता दूं, लाइन करंट के बराबर आपकी फेस करंट बिल्कुल नहीं होने वाली है, लो मान का कैपेसिटर नहीं होगा, तो आपका जो इम्पीडेंस है, पहली बात तो मैं बता दूं प्रतिरोध आपका एसी जो सर्किट है तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। एसी की जगह हम अगर एसी सर्किट की बात करें तो एसी में हमारा इम्पीडेंस को हम कॉन्सेप्ट इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च प्रतिबाधा मतलब हाई इम्पीडेंस। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कह रहा है फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए देखिएगा, जिस गति से अल्टरनेट चलता है, जिस गति से अल्टरनेट चलता है क्या वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, नहीं वो भी आवृत्ति नहीं होती। ऑप्शन बी क्या है आपका, एक मिनट में उत्पन्न चक्रों की संख्या, एक मिनट में उत्पन्न चक्रों की संख्या भी उसकी आवृत्ति नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। बी क्या बोल रहे हैं, एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ये है एक सेकंड की बात कही गई फ्रेंड्स, जबकि एक इसमें मिनट है, मिनट नहीं है। एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पूरी करती है हमारी एसी साइकिल, तो उसको बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम डी की बात करें, एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या वहाँ पर नहीं होने वाली है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि एक सेकंड में आपकी कितनी तरंगे या कितनी आपकी साइकिल्स पास हो रही हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 20 पर आ जाइए, एक एसी वोल्टेज से जुड़ा एक शुद्ध संधारित्र 50 फैरेड, ये फैरेड होगा फ्रेंड्स, यहाँ फैरेड लिखिएगा, 50 फैरेड की खपत करता है, इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है बोल रहे हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड्स ओम्स में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। बी पर आइए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में कहा गया है संधारित्र में प्रवाहित धारा, तो संधारित्र में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी नहीं होने वाला इसका ऑप्शन आंसर। सी क्या है, संधारित्र का आकार काफ़ी बड़ा होना, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर आपके तीनों ही गलत हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, आई थिंक ये तो सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं और इसको खुद ही आंसर करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करके बताइएगा मुझको, मैं भी तो देखूँ कितना जानते हो आप लोग, है ना। तो ऑप्शन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आवृत्ति की इकाई है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
थैंक्स। आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट करके भी बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर कौन कौन सी ब्रांचेस को कवर किया जा रहा है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच में है तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए